आज इस महत्वपूर्ण मीडिया ब्रीफिंग के अवसर पर उपस्थित हमारे आदरणीय सांसद, भारत सरकार के पूर्व मंत्री, मेरे लिए बहुत ही सम्मानित आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी, विधानसभा में मेरे सहयोगी और मित्र भाई धीरेन्द्र जी जो माननीय विधायक हैं जेवर से, हमारे सीईओ श्री अरुणवीर जी, उपस्थित सभी हमारे सम्मानित पत्रकार बंधुओं, भाई और बहनों, मेरे को ये बताते हुए प्रसन्नता है कि इंडस्ट्रीज उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन बन गया है। इंडस्ट्रीज के लिए न्यू एरा ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन यूपी है, नए युग की शुरुआत है 2017 के बाद। उत्तर प्रदेश में पहले इंडस्ट्रीज आना नहीं चाहता था। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर के कारण, भ्रष्टाचार के कारण बाबू सुनता नहीं था अधिकारियों का, और मंत्री और सरकार की बात तो अलग है। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट केवल सरकार के लिए व्यक्तिगत साधन और संसाधन का इशू हुआ करता था। इस कारण 2014-15 में जो रैंकिंग थी वो 16वें नंबर पे थी। हमारी सरकार आने के बाद 2017 में, उसी समय, क्योंकि बहुत कम समय था उस समय, थोड़ा सुधारा, 12वें नंबर पे आई। 2-4-6 महीने लगे थे। अब जिस समय 2 साल बाद उसकी रेटिंग हुई तो नेशनल लेवल के ऊपर इंडस्ट्रीज ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी दूसरे नंबर पर आ गया। आंध्रा हमसे थोड़ा सा 1 नंबर पर आ गए, थोड़े से डिफरेंस के कारण। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टेट्स जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाते से माने जाते थे कि ये स्टेट्स हैं, हमने अपनी मेहनत से, हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो दिशा निर्देश दिया गया, पारदर्शिता के कारण, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के कारण हम दूसरे नंबर पर आ गए। उसका कारण है कि पारदर्शी तरीके से हमने काम किया। पहले विशेष रूप से हमारे जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, चाहे यूपी सीडा से संबंधित हों, चाहे लीडा से संबंधित हों, यूपी सीडा क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर 54 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, लेकिन एनसीआर का इम्पॉर्टेंट पार्ट होने के नाते से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे, पहले यहाँ पर अगर किसी को इंडस्ट्रियल प्लॉट या कोई प्लॉट लेना होता था तो वो सरकार की पर्ची से प्लॉट निकलते थे। अब पारदर्शी तरीके से लॉटरी से प्लॉट निकलते हैं, जो सबके सामने होती है और सबके सामने उसका ड्रॉ होता है। अब किसी भी प्रकार की कोई सिफारिश हमारे पास आना बंद हो गई है। शुरू में 2017-18 में सिफारिश आती थी कि भाई साहब प्लॉट चाहिए, तो मैं उनको बोलता था ऐसे होगा। तो मेरे को हो सकता है आप में से कुछ पत्रकार मित्र हों उस मीटिंग में उपस्थित जिसमें डॉक्टर साहब ने उसकी अध्यक्षता करी थी। सीईओ हमारे श्री आलोक टंडन थे, अमित मोहन प्रसाद जी थे, जिसमें नोएडा में हम लोगों ने पहली बार लॉटरी से प्लॉट निकाले थे। तो लोगों को विश्वास नहीं होता था कि लॉटरी से भी प्लॉट मिल सकता है। तो मैंने वहाँ पर एक बात कही थी कि कोई किसी के चक्कर में मत पड़िएगा, लॉटरी में आइएगा, और अगर आपको लगेगी कोई शिकायत तो मुझे शिकायत भी करिएगा। लेकिन किसी को कोई शिकायत करने का अवसर नहीं मिला। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने बहुत सारे, इधर कोविड काल में ही, जिस समय कोविड को भी हमने अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया, और कोविड काल में ही हमने बहुत सारे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के जो हमारे मानक थे उनमें बहुत सुधार किया। चाहे यूपी सीडा से संबंधित हो, नक्शों से संबंधित हो, लैंड अलॉटमेंट से संबंधित हो, उनका ट्रांसफ़र ऑफ लैंड से संबंधित हो, डेवलपमेंट से संबंधित हो, सभी प्रकार के लोगों का हमने किया। और हमने इस दरमियान जितना इस मार्च के बाद जितना हम लोगों ने ये काम किया है, मैं पिछले 5 महीने में, मैं यमुना एक्सप्रेसवे का, मेरे को अलग से आज इसकी समीक्षा बैठक करने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि पिछले 3 महीने पहले जब मैं यहाँ पर गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में मैंने तीनों अथॉरिटीज़ का रिव्यू किया था, तो नोएडा का अलग किया था और यमुना का और ग्रेटर नोएडा का एक साथ रखा था। तो ग्रेटर नोएडा का वो जिस समय उनका हुआ प्रेजेंटेशन, तो उसके बाद जिस समय इनका प्रेजेंटेशन शुरू हुआ तो मैंने इनको बोला कि अब आप रुको, क्योंकि इनका इतना डिटेल्ड प्रेजेंटेशन था कि मुझे लगा कि अब इसके लिए अलग से मीटिंग करनी पड़ेगी। तो जो यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी 3 साल पहले तक किसी नक्शे में नहीं आती थी, कोई पूछता नहीं था कि यार यमुना में कोई बात हो सकती है। लोग मुझे कहते थे यार हमारे को कोई लैंड चाहिए, तो हमने कहा यमुना में ले लो, तो लोग भाग जाया करते थे। मैं जनवरी फरवरी की बात बता रहा हूँ कि अगर इनके पास 10 प्लॉट होते तो 2 लोग लेने वाले नहीं होते थे। आज अगर 10 प्लॉट हैं तो 50 लोग लेने वाले हैं।
ये कारण बने हमारे डॉक्टर साहब, जिन्होंने जेवर एयरपोर्ट को प्रमोट करके यहाँ पर लेकर आए, और विकास के नाते से हमारे विधायक जी ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया। अभी इसी दरमियान 5 महीने की 1 अप्रैल से लेकर 31 अक्टूबर तक, ये 1 अप्रैल में 5 दिन और उसमें कोविड में पहले हम छोड़ देते हैं, हमने 4000 स्क्वायर मीटर तक के यमुना में 700 प्लॉट आवंटित किए हैं, जो MSME पार्क से संबंधित हैं, अप्रैल पार्क से संबंधित है 700 प्लॉट्स, और 4000 मीटर से 154 प्लॉट हमने अलॉट किए हैं। लगभग 854 प्लॉट हमने सिर्फ यमुना अथॉरिटी में अलॉट किए हैं। मेरे पास पूरे स्टेट का है, मैं पूरे स्टेट के भी आप लोगों को जानकारी दे सकता हूँ। इसमें इन्वेस्टमेंट लगभग अलॉटेड इन्वेस्टमेंट है 6519 करोड़ रुपए का लगभग इसमें इन्वेस्टमेंट है। अलॉटेड एरिया 508 एकड़, और एक्सपेक्टेड एम्प्लॉयमेंट है लगभग 1,63,000 से ज़्यादा लोगों का डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है। इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत इसकी संख्या और आगे बढ़ेगी। मेरे द्वारा ये कंसर्न था कि जो अलॉटमेंट हुआ है, हम लोगों ने प्लॉट अलॉटमेंट किया, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक्ट में परिवर्तन करके ये कर दिया है कि किसी को भी हम प्लॉट आवंटित करते हैं अपने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के लिए, तो उसकी समय सीमा तय कर दी है कि वो 5 साल तक, अथवा जो उसमें जो उसके अलॉटमेंट की कंडीशंस हैं, जो भी ज़्यादा हैं, अगर उसके अलॉटमेंट की कंडीशंस में उसको 5 साल से ज़्यादा बनाने का है तो उसको ज़्यादा देंगे, लेकिन 5 साल से ज़्यादा नहीं देंगे, उसके अलॉटमेंट की कंडीशंस में नहीं है। तो क्योंकि पहले प्लॉट अलॉटमेंट हुआ करते थे 15 साल 20 साल 30 साल तक पड़े रहते थे, और कुछ लोग जिनको इंडस्ट्री नहीं लगानी होती थी या जिन्होंने वो काम नहीं करना होता था, वो उसको लेकर बैठ जाते थे, और जो एक्चुअल इन्वेस्टर है, जो एक्चुअल जो इंडस्ट्रिस्ट है, उसको नहीं मिलते थे। तो अब गवर्नमेंट के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि 5 साल तक जिन्होंने लिया प्लॉट उसको बनाना पड़ेगा, और जिनके पुराने प्लॉट थे जिनका समय पूरा हो गया उनको भी हम इंफॉर्मेशन देके, उनको नोटिस देके उनको कहेंगे कि 1 साल में पूरा कर लें। हम उनको किसी को परेशान करने का मकसद नहीं है, ताकि उनको भी दे दें, वो अपना 1 साल के अंतर्गत जो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है उसको वो पूरा करके उसको बना लें। ये कारण था। तो ये मेरा आज बैठक में रिव्यू करने का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये था कि हमने अलॉटमेंट तो कर दिया। अलॉटमेंट करने के बाद जिस समय हम उनको पोजीशन दें, मैंने उल्टा शुरू किया। उल्टा शुरू करने का मतलब कि 5 साल तक अगर हमने उसको अलॉटमेंट का टाइम दिया है, तो वो 5 साल हम कौन सी तारीख से शुरू करेंगे। अभी हमने उनको अलॉटमेंट कर दिया। अलॉटमेंट करने के बाद अगले 6 महीने में, प्रॉबेबली जून तक, 8 महीने लगा लीजिए, जून तक हम उस जो अलॉटेड एरिया है उसमें सारे का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित काम पूरा कर देंगे, और जिस समय पूरा कर देंगे तो उनको पोजीशन दे देंगे, क्योंकि हम इस अधूरे में उसको पोजीशन नहीं देना चाहते कि अधूरा में पोजीशन दे देंगे, वो इंडस्ट्री लगाने की स्थिति में नहीं है, उनका 5 साल पूरा हो गया। हम किसी का हरासमेंट नहीं चाहते, हम इंडस्ट्रीज़ के सहयोग के लिए खड़ा होना चाहते हैं, उनको मजबूत करने के लिए खड़ा होना चाहते हैं। तो हम उसी समय उनको पोजीशन देंगे, और जिस समय पोजीशन दिया है तो गवर्नमेंट की जो मंशा है, एक्ट में हमने परिवर्तन किया कि 5 साल में, तो जो अलॉटमेंट का हम पोजीशन अगले साल जून तक दे देंगे, वो 100% की सारी इंडस्ट्रीज अगले 5 साल के अंतर्गत कमर्शियल प्रोडक्शन में आ जाएंगी। पहले आदमी अलॉटमेंट करने की तो जानकारी देता था, लेकिन अलॉटमेंट के साथ वो कमर्शियल प्रोडक्शन में कब आएंगे इसकी जानकारी नहीं देता था। अब अलॉटी को भी मालूम है और अलॉटमेंट उसको भी मालूम है, जिसने लिया और जिसने दिया, दोनों को पता है कि इतने टाइम के अंतर्गत हमारे को इंडस्ट्री लगानी है। तो उस इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पर ये पूरा, अभी आप लोगों की जानकारी में है कि ज़्यूरिख एयरपोर्ट वालों के साथ एग्रीमेंट पिछले 7 अक्टूबर को हुआ। 2 महीने के अंदर 60 दिन के अंतर्गत उनको सारे के सारे क्लियरेंसेस ले लेने, और हर हालत में उनको फरवरी की 7 तारीख तक इसको काम शुरू करना है, ठीक है। और उनका जो टाइम है उसको पूरा करने का, वो किसी भी हालत में 3 वर्ष तक का है, लेकिन उन्होंने कमिटमेंट किया है कि वो 3 वर्ष से पहले सितंबर अक्टूबर 2023 तक ये एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो जाएगा। मैंने इंडस्ट्री की पहले बात बताई कि 3-3.5 साल में वो हो जाएगा। साथ ही में ये बताया कि जिन इंडस्ट्रीज़ को हम ये देंगे, इनको भी कमर्शियल प्रोडक्शन होगा। तो ये जो लाइवली एरिया, जो सबसे पहले रिमोट एरिया तीनों अथॉरिटीज़ में कहा जा सकता था, सबसे बेस्ट और परफॉर्मिंग और अपकमिंग एरिया डेवलपमेंट के नाते से, इंडस्ट्रीज़ के नाते से हो जाएगा।
यहाँ मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि जिस समय मैंने ये जिम्मेवारी ली, इंडस्ट्री में मुख्यमंत्री जी ने जिम्मेवारी मुझे दी और मैंने ली, तो वो मेरा हमेशा ये कंसर्न होता था कि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ रियल स्टेट अथॉरिटीज़ में बदल गई हैं। तो अभी तक जो हमारा मास्टर प्लान था उसके हिसाब से अभी 13% इंडस्ट्रीज हमारे पास यहाँ पर यूपी में थी टोटल लैंड की, बाकी कमर्शियल रेजिडेंशियल ये सारे के सारे मिला हटा के 13। अब 2021 का जो मास्टर प्लान बन रहा है इसमें इसको बढ़ाकर 20% और मिक्स लैंड यूज़ 2.5%, लगभग 22.5% एरिया, जो 13% से बढ़ाकर 22.5% एरिया हम इंडस्ट्रीज़ के लिए रख रहे हैं। और जो 2041 का हम वो बनाएंगे, अगले 10 वर्ष का जो हम मास्टर प्लान बनाएंगे, तो उसमें हम इसको बढ़ाकर 30% तक करेंगे। तो मैं इंडस्ट्रीज़ की बात इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि मेरा शुरू से एम्फेसिस इस बात कर रहा है कि जब तक इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं होगी स्टेट में, तब तक हम एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं कर सकते, तब तक हम जीडीपी की बात नहीं कर सकते, तब तक हम सारे गवर्नमेंट का पूरा फोकस इंडस्ट्री के ऊपर है। और वो पिछले 3 साल में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में दिखाई पड़ा पूरे अक्रॉस द स्टेट। मैं अलग अलग अगर बात करूँगा तो मेरे पास यूपीडा है। यूपीडा के अंतर्गत जो एक्सप्रेस हाईवेज़ होते थे, पहले ये माना जाता था कि यूपीडा का काम सिर्फ एक्सप्रेस हाईवेज़ बनाना है। एक्सप्रेस हाईवे उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्सप्रेस वे बनाने तक, लेकिन उसके साथ इंडस्ट्रियल जुड़ा था, ये लोग भूल जाते थे। गवर्नमेंट ने ये निर्णय किया कि जहाँ भी हमारे एक्सप्रेस हाईवेज़ हैं, जहाँ पर भी उनके उतरते हैं, रैंप पर चढ़ते हैं, उसके लगभग 1 किलोमीटर आसपास हम हर जगह इंडस्ट्रियल एरियाज़ को चिन्हित करके हमने उसके ऊपर काम शुरू कर दिया है। और अगले कुछ दिनों में ही उन एरियाज़ के अंतर्गत हम उसको एक्विजिशन का काम शुरू करेंगे और हर जगह पे इंडस्ट्रियल, क्योंकि आदमी को एक्सप्रेस हाईवेज़ पे उतरा तो उससे इंडस्ट्री के नाते से भी उसको सुविधा होगी और व्यक्तिगत नाते से भी उसको सुविधा होगी। हम ये करेंगे। तो एक्सप्रेस हाईवेज़ इंडस्ट्रीज़ के नाते से भी यूज़फुल हों, ये महत्व की बात है। और अभी जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लगभग हमारा 60% से ज़्यादा पूरा बन गया, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के ऊपर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, तो पूरे स्टेट का जो एक्सप्रेसवेज का नेटवर्क है, पूरे देश में किसी भी स्टेट से हमारे पास सबसे लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सप्रेसवे का नेटवर्क है, जो अन्य किसी भी प्रदेश में देश भर में नहीं है। इसके ऊपर सबके ऊपर काम शुरू है। इंडस्ट्री के नाते से भारत सरकार के डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, और सौभाग्य से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस समय 2 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की घोषणा करी, तो उसमें एक यूपी में थी और एक तमिलनाडु में थी। यूपी में हमारे 6 नोड्स हैं, अलीगढ़, कानपुर, चित्रकूट, झांसी, आगरा, लखनऊ, ये 6 नोड्स हैं। और इन 6 नोड्स के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी जो पॉलिसी लेकर आए हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी जो डिफेंस के प्रोडक्शन से उन्होंने उसको ब्लैक लिस्ट किया, वो इंपोर्ट नहीं होंगे, हमारे देश में ही बनेंगे। इंडिजिनियस को उनको प्रोक्योर करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बहुत तेज़ी से कदम उठाया। उससे हमारे डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के हमारा जो अलीगढ़ नोड है, हमने सारी ज़मीन उसमें बेच दी है। बेच दिया मतलब लोगों ने सारी की सारी ज़मीन उसमें ले ली। झांसी नोड्स में भी हमने काफ़ी कुछ बेचा है, कानपुर नोड्स में भी बेचा है। तो इंडस्ट्री के नाते से डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बहुत तेज़ी से काम अपना करेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे मैंने कहा कि पहले एरियाज़ बन जाते थे और या तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होता था, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो जाता था तो लोग इंतज़ार करते थे कि मेरी ये ज़मीन पड़ी है, हम किसको बेच दें। तो वो तो काम ख़त्म कर दिया। इसमें साथ ही अब हमारे पास जो पावर की सप्लाई का है, चाहे ये विशेष रूप से इंडस्ट्रीज़ के लिए, और यहाँ पर जेवर एयरपोर्ट आ रहा है, हमारे पास 2000 अभी 765 केवी का उसको एनर्जाइज हो गया और लगभग 400 केवी का एक हमारा सब स्टेशन बन रहा है, जो अगले 2041 तक का मुझे लगता है कि पावर की यहाँ पर डेफिसिट किसी भी प्रकार से ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एक्सेस पावर हमारे पास होगी। मैं एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि जो अभी जेवर एयरपोर्ट के साथ दिल्ली से लेकर मथुरा, आगरा तक हम इसको हेरिटेज कॉरिडोर के नाते से डेवलप करने जा रहे हैं। यमुना एक्सप्रेसवे इसको करेगा हेरिटेज कॉरिडोर के नाते से, जो हमारा सांस्कृतिक आधार है, ब्रज से संबंधित, वो मथुरा के आसपास उसको करेंगे। उसका आगरा में, आगरा के जो पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं,
और आगरा की अपना जो टूरिस्ट के नाते से महत्व है पूरी इंटरनेशनली, उस नाते से उसको भी करेंगे। ये सारा के सारा हेरिटेज कॉरिडोर के नाते से इसको डेवलप करने के लिए मैंने आज यहाँ पर घोषणा भी करी है और सीईओ से बोला है कि इसका पूरा डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट इसको बनवा के भेजें ताकि हम इसको जल्दी से इसके ऊपर भी अपना काम शुरू कर सकें। अभी मैंने जैसे औद्योगिक आवंटन के बारे में आपको बताया है, इसमें मेडिकल डिवाइस पार्क, ये मेडिकल डिवाइस पार्क मैं इसलिए बताना ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि कोविड में जिस समय कोविड शुरू हुआ तो अनफॉर्चुनेटली पूरे दुनिया इसके गिरफ्त में आई और हम लोग उतने दूसरों देशों से कंपैरिजन करें तो बहुत सारे ऐसे जो डेवलप्ड कंट्रीज अपने आप को कहते हैं, जो संसाधनों से भरपूर हैं, जहाँ मेडिकल साइंस भी बहुत तेज है। हमारे डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं तो इनको तो मेडिकल साइंस के बारे में स्वयं उसके महारथी हैं, लेकिन एक आम आदमी को एक छोटी सी चीज़ के बारे में भी नहीं पता था। आज छोटी लगती थी, लेकिन जब शुरू में आई थी उनका पीपी किट, तो पीपी किट इंपोर्ट होगी तब यहाँ पर इलाज शुरू हो गया। तो हमें लगता था पीपी किट कौन सी बहुत बड़ी चीज़ है। अब हर शहर में वो बन रही है, उससे अच्छी क्वालिटी की बन रही है, उससे सस्ती बन रही है। शुरू में हमने अखबार में पढ़ा कि अमेरिका 100 हमारे को वेंटिलेटर्स देने जा रहा है, तो लगता था कि 100 वेंटिलेटर्स अमेरिका देने जा रहा है। अब वेंटिलेटर्स का उससे अच्छी क्वालिटी के वेंटिलेटर्स, उससे ज़्यादा टेक्नोलॉजी से अपग्रेडेड वेंटिलेटर्स, उससे ज़्यादा सस्ते वेंटिलेटर्स हमारे देश में बन रहे हैं। छोटी सी बात ये सैनिटाइज़र्स और ये मास्क के लिए भी बहुत परेशान होते थे कि मास्क N95 मास्क बहुत बड़ी कोई चीज़ होती है। तो सारी की सारी चीज़ हमने उस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया। हमारे देश में आइसक्रीम स्टिक्स नहीं बनती थी, आइसक्रीम स्टिक्स हम इंपोर्ट किया करते थे, माचिस की तीली इंपोर्ट किया करते थे। ये सारे यहाँ पर अब उत्तर प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग, शामली में अब आइसक्रीम स्टिक्स का मैन्युफैक्चरिंग होनी शुरू हो गया। तो वो सारी चीज़ें देखते हुए हमने इसको यहाँ पर अपना मैन्युफैक्चरिंग जो मेडिकल डिवाइसेस से संबंधित पार्क है वो हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं। अभी पिछले दिनों बहुत प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में कहा था कि खिलौने के बारे में उन्होंने चर्चा करी थी। तो यहाँ पर हमारे सीईओ ने प्रोएक्टिवली उसके लिए काम करके, जब 3 महीने पहले मैंने जैसे आपको बताया और आपको मालूम था, आप में से कुछ मित्र उसमें होंगे भी, जब यूनिवर्सिटी में मैंने प्रेस करी थी तो उस समय वो लोग मेरे से मिलने आए थे, टॉय पार्क वाले। तो मुझे कहते हुए प्रसन्नता होती है कि 115 भूखंड टॉय पार्क वालों को भी आवंटित कर दिए हैं। ये आवंटन जो हो गया, मैं उनकी बात बता रहा हूँ, जो होंगे उसकी बात नहीं बता रहा। लोग कहते हैं ये करेंगे। प्रायः मेरा ये होता था कि शुरू में पहले साल तो मैंने बोला ये करेंगे, उसके बाद मैंने कहा था मैं जो रिपोर्ट दूंगा ये किया, उसके साथ ये प्लानिंग है, जो कुछ किया उसके साथ। टॉय पार्क के नाते से हो गया, MSME पार्क के नाते से हमने काफ़ी, क्योंकि MSME ही ऐसा एक इंडस्ट्रियल वो है जिसमें अधिक से अधिक रोज़गार मिल सकता है। MSME किसी भी इंडस्ट्री का आधार होता है, रोज़गार का आधार होता है, इंडस्ट्री का आधार होता है। तो MSME पार्क में भी हम लोगों ने काफ़ी उसमें अलॉटमेंट किए हैं। मेरे पास उसकी पूरी सूची है, आप लोगों को उपलब्ध कराई जा सकती है अगर आप लोगों का जैसी इच्छा होगी। तो इस प्रकार से इंडस्ट्री के नाते से, जैसे मैंने कहा, अब यूपी का एक जो नेशनली और इंटरनेशनली जो छवि बनी है वो एक प्रोग्रेसिव उसमें नाते से। अब लगभग हमने बहुत बड़े जैसे इन्वेस्टर्स, छोटे इन्वेस्टर्स से लेकर जैसे MSME पार्क से लेकर बड़े इन्वेस्टर तक, FDI जहाँ पर है उन लोगों के साथ भी बहुत। अभी नोएडा में डिस्प्ले यूनिट का अभी चल रहा है, लगभग उसकी स्वीकृति हम जल्दी देंगे। उसके बातचीत हमारे उन लोगों से चल रही है, उनकी फैक्ट्री लगभग बनकर तैयार है। गवर्नमेंट उसकी स्वीकृति बातचीत के दौर में है, आखिरी दौर में है, उसका भी हम स्वीकृति देंगे। तो डिस्प्ले यूनिट के नाते से दुनिया का ये तीसरा देश होगा जो डिस्प्ले यूनिट मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है। नहीं तो ज़्यादातर अभी तक 2-3 देशों में। और ये जो फैक्ट्री है ये चाइना से उठकर यहाँ पर आएगी, चाइना से हट कर आएगी। तो चाइना से एक इंडस्ट्री शिफ्ट होकर हमारे देश में आना, लगभग 5,000 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करना, डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग करना, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होगा फाइनेंशियल बेसिस। और उसको हम फ्री होल्ड उसको कर रहे हैं। ये इस बात के ऊपर सिर्फ इसीलिए कंसल्टेंट से अपॉइंट किया, लेकिन जल्दी उसके ऊपर भी कोई फाइनल निर्णय ले लिया जाएगा। सर कौन इंटरेस्ट दिखा रहा? हाल ही में यहाँ पर शायद मधुर बनाकर जी आए थे, ऐसे और कितने लोग? अभी देखिए बहुत सारे, जैसे बहुत सारे लोग आए थे। अभी जब तक जैसे लोग आते हैं उनको हम जब तक पूरी मोरालिटीज़ नहीं बताएंगे कि हम इन शर्तों के आधार के ऊपर देंगे, तब तक हम किसी का नाम नहीं ले सकते कि कौन कौन उसमें इंटरेस्टेड होगा। क्योंकि जब वो भी कहते हैं कि आप यू कम अप विद सम
कंक्रीट प्रपोजल, जिस समय कंक्रीट प्रपोजल बन जाएंगे, जैसे मैंने आपको बोला कंसल्टेंट अपॉइंट होने के बाद जब हम कोई निर्णय करेंगे। अभी तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन हम तब तक उनको किसी भी प्रकार का आश्वासन दे सकते हैं, ना कोई नाम ऐसा बता सकते हैं कि किसी का नाम बता दें और वो कल अगर आता है और नहीं आता तो फिर उसके ऊपर कठिनाई होगी।